हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखने वाले हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट पार्ट सेकंड। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एडजस्टमेंट पार्ट 1 एक्सप्लेन किया था, जिसमें टोटल 11 एडजस्टमेंट्स थी। इस वीडियो में हम लोग आगे की 11 एडजस्टमेंट्स सीखने वाले हैं। मेरा नाम मकसूद मेमन है, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 12, इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 12 में दो एडजस्टमेंट्स दी गई है। एक है इंश्योर्ड गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो गए तो उसकी इफेक्ट्स कहाँ पे आ जाएंगे, ये एडजस्टमेंट का इफेक्ट कहाँ पे आ जाएगा फाइनल अकाउंट में, और अगर अनइंश्योर्ड गुड्स होंगे तो ये अनइंश्योर्ड गुड्स का फर्स्ट और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आ जाएगा फाइनल अकाउंट में। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹5,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹2,000। तो ये यहाँ पे ये इंश्योर्ड गुड्स वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। एंड एग्जाम्पल 2 में दिया है अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹5,000। तो गुड्स अगर अनइंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस कंपनी कोई क्लेम नहीं देने वाला है। तो चलिए पहले एग्जाम्पल 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में बोला गया है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹5,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹2,000। तो यहाँ पे आपका 5,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया है। अगर आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है या कम हो जाता है तो आप उसे फर्स्ट इफेक्ट आपका आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। ये फर्स्ट इफेक्ट आ जाएगा। बट इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पे आपको क्लेम दिया है ₹2,000 का, तो यहाँ पे देखा जाए तो गुड्स आपका 5,000 का डिस्ट्रॉय हुआ है, बट इंश्योरेंस कंपनी ने 2,000 क्लेम दिया है और आपका एक्चुअल में ₹3,000 का लॉस हुआ है। तो ऐसे टोटल 3 इफेक्ट आएगा अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला इफेक्ट आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, आपको लिख देना है बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹5,000, ठीक है। आउटर कॉलम में आप लिख देंगे। तो ये आपकी फुल अमाउंट है गुड्स की, जो पूरा का पूरा जो आपका माल जल चुका है उसका फुल अमाउंट आपने लिखा। देन सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा आपका बैलेंस शीट के असेट साइड में, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल ₹2,000। अब ये इंश्योरेंस कंपनी ने बोल दिया हम आपको ₹2,000 देंगे, तो ये पैसा मिलने वाला है, मिला नहीं है अभी तक, तो मिलने वाला है, इसीलिए ये असेट में आ जाएगा। अब इसका ही दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू लॉस बाय फायर ₹3,000। तो यहां पे आप देखा जाए तो आपका एक्चुअल में ₹3,000 का लॉस हो गया है। तो 2,000 एंड 3,000 इट बिकम्स 5,000, ये सेकंड इफेक्ट, और फर्स्ट इफेक्ट 5,000। तो यहां पे जब एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आप दे रहे हो तो दोनों की इक्वल अमाउंट होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल बोला गया है अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹5,000। तो उसका पहला इफेक्ट आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, आप लिख देंगे बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 5,000 एंड सेकेंड इफेक्ट आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू लॉस बाय फायर 5,000। तो आप बोलेंगे सर 5,000 यहां पे लिख दिया आपने, तो यस ऑब्वियसली यहां पे इंश्योरेंस क्लेम कुछ मिलने नहीं वाला है, अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, तो ₹5,000 आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में फर्स्ट इफेक्ट आ जाएगा, जहां पे आपके गुड्स को आपको डिक्रीज करना है, इसीलिए आपने क्रेडिट में लिखा। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आपका एक्चुअल में ₹5,000 का लॉस हो गया है, क्योंकि कोई इंश्योरेंस नहीं मिलने वाला है, इसीलिए आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हमने लिख दिया। देन एडजस्टमेंट नंबर 13, गुड्स स्टोलन, गुड्स चोरी हो गए तो उसका भी ऐसे ही सेम तरीके से इफेक्ट आएगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट इफेक्ट आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुड्स स्टोलन, आप जो भी अमाउंट होगी वो आपको आउटर कॉलम में लिख देना है। सेकेंड इफेक्ट विल कम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू लॉस ऑन स्टोलन। तो यहां पे गुड्स आपके कम हो गए तो इसीलिए आपने गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिख के गुड्स को डिक्रीज कर दिया, फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आपने लिख दिया टू लॉस ऑन स्टोलन, दैट इज आपका जो भी अमाउंट है उसका उतना लॉस हो चुका है, इसीलिए आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया। देन एडजस्टमेंट नंबर 14, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स को हम लोग ने फ्री में बांटा है। तो चलिए फर्स्ट इफेक्ट आ जाएगा सेम तरीके से ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, क्योंकि हमें गुड्स को डिक्रीज करना है, इसीलिए यहां पे हमने आउटर कॉलम में पोस्ट कर दिया। देन सेकेंड इफेक्ट विल कम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, आउटर कॉलम में जो भी अमाउंट होगी वो शो करना है। तो यहां पे आपने फ्री में बांटा है एज अ सैंपल, इसका मतलब आपने एडवर्टाइजमेंट किया, तो एडवर्टाइजमेंट किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दूसरा इफेक्ट आ जाएगा, वी विल राइट टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, ओके। देन नेक्स्ट देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 15, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज। तो पार्टनर ने यहां पे पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किया, तो इसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स, ठीक है। कोई भी चीज अगर पर्सनल यूज के लिए, कोई भी गुड्स या कैश
पार्टनर या प्रोप्राइटर अगर अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट इफेक्ट कहां पे आएगा। इसका फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो भी पार्टनर है दैट इज बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ए, बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बी। ये ए पार्टनर का नाम है, बी भी दूसरे पार्टनर का नाम है। तो जो भी गुड्स यहां पर निकाला गया है तो उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, क्योंकि हमें गुड्स को डिक्रीज करना है, क्योंकि यहाँ पे गुड्स क्या हो रहा है, यहाँ पे पर्सनल यूज के लिए निकाला जा रहा है बिजनेस से, तो गुड्स को डिक्रीज कर देंगे। ये फर्स्ट इफेक्ट हो जाएगा। देन सेकेंड इफेक्ट विल कम इन पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। वी विल राइट टू ड्रॉइंग्स बिकॉज दीज एक्सपेंसेस इज रिलेटेड टू पार्टनर। ये पार्टनर से रिलेटेड है, इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में हम लोग डेबिट साइड में टू ड्रॉइंग्स अकाउंट करके ए और बी में शो कर देंगे। देन एडजस्टमेंट नंबर 16, अनरिकॉर्डेड परचेसेस। ये पहली एडजस्टमेंट है और अनरिकॉर्डेड सेल्स ये सेकेंड एडजस्टमेंट है। तो चलिए दोनों भी डिस्कस करते हैं। अनरिकॉर्डेड परचेज रिकॉर्ड नहीं किया गया है, ठीक है। तो परचेज रिकॉर्ड नहीं किया गया है तो इसका पहला इफेक्ट आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, जहां पे हम लोग टू परचेजेस पहले से लिखते हैं, मतलब ट्रायल बैलेंस में दिया होगा तो वो आपको टू परचेजेस डेबिट साइड में लिखना है, और उसी को आपको जो अनरिकॉर्डेड अमाउंट है, जो एडजस्टमेंट की अमाउंट है, उसे हम परचेजेस में ऐड कर देंगे और आउटर कॉलम में टोटल परचेज शो करना है। अब ये जो आपने ऐड अनरिकॉर्डेड किया है एडजस्टमेंट का अमाउंट, इसका आपका सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। आपको क्रेडिटर्स ट्रायल बैलेंस में दिए होंगे, क्रेडिटर्स को लिख देना है और उसी में आपको अनरिकॉर्डेड परचेस को ऐड कर देना है और आउटर कॉलम में टोटल क्रेडिटर्स की अमाउंट शो करना है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एंड सेकेंड इफेक्ट ऑफ अनरिकॉर्डेड परचेज। अब यहां पे परचेज और क्रेडिटर का क्या रिलेशन हो जाता है, तो देखो हम लोग अगर परचेज करते हैं, अगर हम लोग परचेज करते हैं क्रेडिट में, तो हमें अजम्पशन यही करना है कि जो अनरिकॉर्डेड परचेसेस है वो क्रेडिट में ही परचेज किया होगा, और इसीलिए हम लोग परचेज को बढ़ा देते हैं क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो यहां पे एक पहला इफेक्ट हो जाएगा। और दूसरा इफेक्ट है क्योंकि हम लोगों ने क्रेडिट में परचेज किया है तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं, इसीलिए वो क्रेडिटर्स में ऐड हो जाता है। तो ये पहला इफेक्ट और फर्स्ट एंड सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा अनरिकॉर्डेड परचेस का। देन सेकेंड एडजस्टमेंट बोला है अनरिकॉर्डेड सेल्स। अब सेल्स है अनरिकॉर्डेड तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आना है और वहां पे सेल्स लिखना है जो कि आपको ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, और उसी में आपको अनरिकॉर्डेड ऐड करना है और आउटर कॉलम में आपको टोटल सेल्स की अमाउंट शो करना है। ये हो गया आपका पहला इफेक्ट अनरिकॉर्डेड सेल्स का। सेकेंड इफेक्ट विल कम इन बैलेंस शीट असेट साइड, जहां पे डेटर्स आपको लिखना है जो कि आपको ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, और डेटर्स में ही आपको ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स करना है और आउटर कॉलम में आपको टोटल डेटर्स की अमाउंट शो करना है। तो ये भी हो गया आपका। जैसे ही मैंने परचेस का और क्रेडिटर का रिलेशनशिप बताया, वैसे ही सेल्स और डेटर का भी रिलेशनशिप है। अगर आप कोई माल बेचते हो और आपको यही अजम्पशन करना है कि जो अनरिकॉर्डेड सेल्स है वो उधारी में ही बेचा है, ठीक है, तो हम अगर सेल करते हैं उधारी में तो हमारे डेटर्स बढ़ जाते हैं, इसीलिए सेकंड इफेक्ट डेटर्स में ऐड किया है अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो आई होप आपको ये फर्स्ट एंड सेकंड इफेक्ट अनरिकॉर्डेड परचेज एंड सेल्स का समझ में आ गया होगा। देन एडजस्टमेंट नंबर 17, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये फर्स्ट एडजस्टमेंट है। सेकंड एडजस्टमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये वाइस वर्सा कर दिया है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले मैं आपको इसको मीनिंग बता देता हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि जैसे कि मैंने खर्चा किया है, आई हैव डन सम एक्सपेंसेस टू गेट द बेनिफिट फॉर ईयर्स, मतलब मैंने खर्चा किया है और उस खर्चे का मुझे बेनिफिट सालों तक मिलने वाला है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने एक मोटर वैन खरीदी है मेरे बिजनेस के लिए, ठीक है। तो मैंने वो मोटर वैन खरीदी, तो मैं रोज तो वो मोटर वैन बार बार तो नहीं खरीदने वाला हूं, मैं एक ही बार वो मोटर वैन खरीदूंगा और उसका मुझे बेनिफिट सालों तक मिलने वाला है। तो ऐसे जो खर्चे होते हैं इसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। देन आ जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे होते हैं जो मैं हर दिन का या हर मंथ का पे कर रहा हूं और उसका वैल्यू, मतलब उसका बेनिफिट मुझे एक साल से कम का मिलता है, मतलब साल के अंदर ही अंदर उसका बेनिफिट मुझे कवर कर लेता हूं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल इसको ले लेते हैं, रेंट पेड। जैसे कि मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस का जो शॉप है मैंने उसको रेंट पे लिया है, तो उसका रेंट मैं हर मंथ का भरता हूं। तो रेंट हर मंथ का भरता हूं मतलब उसका बेनिफिट मुझे सिर्फ एक महीने का मिलेगा, फिर बाद में वापस अगेन नेक्स्ट मंथ में मुझे वो रेंट भरना है। तो ऐसे जो एक्सपेंडिचर है जो बार बार रिपीट होते हैं, रिकरिंग होते हैं नेचर में, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आई होप आपको एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता दूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर लंबे समय तक बेनिफिट देता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म के लिए होता है।
तो यहां पे इन्होंने एडजस्टमेंट में क्या बोला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो चलिए इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल 1, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इंक्लूडेड इन रिपेयर्स। तो हमें पहले समझ लेना है कि जो मशीनरी का इंस्टॉलेशन है ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और रिपेयर्स है वो हम लोग बार बार कराते रहते हैं और वो खर्चा करते हैं हम लोग कोई भी मशीनरी पे, तो रिपेयर्स हमारा हो जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। देन एग्जाम्पल 2 जो है वो सेकेंड एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, रिपेयर्स इंक्लूडेड इन मशीनरी। मतलब रिपेयर्स का जो खर्चा है वो मशीनरी में इंक्लूड करती है। ठीक है, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो चलिए हम लोग एग्जांपल के तौर पे ही समझते हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इंक्लूडेड इन रिपेयर्स। तो सबसे पहला इफेक्ट आ जाएगा इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, तो मशीनरी का जो इंस्टॉलेशन है वो रिपेयर्स में इंक्लूडेड है, तो हम क्या करेंगे, रिपेयर्स को लिख देना है, ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, और उसमें से आपको इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी को डिडक्ट कर देना है। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू में से निकाल देना है। तो आपने रिपेयर्स जो है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो रेवेन्यू में से क्या कर दिया हमने, कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिडक्ट कर दिया, निकाल दिया। देन उसका सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, मतलब जहां उसकी सच में जगह है वहां पे चला जाएगा, दैट इज वो मशीनरी में चले जाएगा, क्योंकि इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज रिलेटेड टू मशीनरी। तो जो आपकी मशीनरी है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और उसी में आपको इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसको आपको मशीनरी के साथ ऐड कर देना है और आउटर कॉलम में अमाउंट शो करना है। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखते हैं सेकेंड एग्जांपल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि उन्होंने बताया हमें कि रिपेयर्स जो है वो मशीनरी के अंदर इंक्लूडेड है, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पहला इफेक्ट आ जाएगा, मशीनरी में से आपको बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट में जो मशीनरी रहेगी, मशीनरी में से आपको लेस करना है रिपेयर्स को, क्योंकि वो रेवेन्यू है। कैपिटल में से आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकाल देना है, डिडक्ट कर देना है, और उसका सेकेंड इफेक्ट विल शो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, यू विल राइट 2 रिपेयर्स, और आपको आउटर कॉलम में अमाउंट शो करना है। ठीक है, सो ये हो गया आपका दोनों भी इफेक्ट, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट। देन एडजस्टमेंट नंबर 18, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। तो यहां पे बोला गया है बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड हुआ है। ठीक है, तो मतलब आप समझ लेते हैं ये बिल रिसीवेबल का मतलब क्या होता है। ये बिल रिसीवेबल मतलब हम लोग को, अगर हमारे जो डेटर्स होते हैं, अभी डेटर्स के पहले मैं आपको बता दूं, जिसको हमने माल उधारी पे बेचा है वो हमारे डेटर्स हो जाते हैं। ठीक है, जिससे हमें पैसे लेने हैं। ठीक है, जो माल बेचा है उसके पैसे हमें लेने हैं, तो वो हमारा डेटर बन जाता है। तो जो डेटर पे मुझे भरोसा नहीं होता है, तो उसके लिए एक उस पर अलग प्रोविजन किया जाता है, मुझे उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो मुझे पैसा देगा नहीं देगा, तो उसके लिए मैं एक प्रूफ लेता हूं, तो वो प्रूफ को हम लोग बोलते हैं बिल रिसीवेबल। मतलब मैं उस पर्सन से एक बिल बनाऊंगा, और वो बिल मैं खुद बनाऊंगा, और वो मैं उस पर्सन से साइन करा के लूंगा, जो मेरा डेटर रहेगा उससे मैं साइन करा के लूंगा, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो जो डेटर्स रहेंगे वो मेरे बिल रिसीवेबल बन जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो बिल रिसीवेबल होता है वो डिसऑनर्ड हो जाता है। डिसऑनर्ड हो जाता है मतलब कैंसल हो जाता है, या कैंसल करना पड़ता है, क्योंकि सामने वाली जो पार्टी है दे आर अनेबल टू पे दैट अमाउंट। तो ऐसी एडजस्टमेंट्स होती है, तो उसका इफेक्ट कहां पे आ जाएगा, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट इफेक्ट विल कम इन बैलेंस शीट एसेट साइड। आपको लिखना है बिल्स रिसीवेबल, जो कि आपको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिया होगा, और उसी में से आपको डिसऑनर्ड की जो अमाउंट है, जो कैंसिल की हुई अमाउंट है, जो बिल कैंसिल हो चुका है, वो बिल्स रिसीवेबल का पार्ट तो नहीं है, तो बिल्स रिसीवेबल में से उसको डिडक्ट कर देना है, और आउटर कॉलम में आपके नेट बिल रिसीवेबल की अमाउंट को शो करना है। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा डेटर्स के अंदर, आपको डेटर्स लिख देने हैं, जो आपको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिया होगा, उसमें आपको डिसऑनर्ड जो बिल्स रिसीवेबल होंगे उसको ऐड कर देना है। तो यहां पे ये सर ऐसा क्यों करना है, बिल्स रिसीवेबल को निकाल दिया, चलो ठीक है, ये बात सही है कि बिल्स रिसीवेबल जो कैंसिल हो गए तो हमने बिल्स रिसीवेबल में से निकाल दिया सर जी, बट सेकंड इफेक्ट डेटर्स में क्यों दिखा है? क्यों? क्योंकि बिल्स रिसीवेबल वो डिसऑनर्ड हो चुके हैं, तो वो ऑब्वियसली उसकी वो कैंसिल होने की वजह से हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे, हम उससे पैसे तो लेने ही वाले हैं। बिल अगर कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, फिर भी हमें पैसे तो लेने हैं, तो पैसे उनसे लेने हैं, तो वो हमारा डेटर बन जाएगा फिर से। इसीलिए जो बिल रिसीवेबल की अमाउंट है, वो डिसऑनर जो बिल रिसीवेबल है, वो हमें डेटर्स में ऐड कर देना है एज अ सेकेंड इफेक्ट। तो ये हो गया आपका
एडजस्टमेंट नंबर 18। अब एडजस्टमेंट नंबर 19 देखते हैं, बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड। तो ये सीधा उल्टा हो जाता है इसका, बिल्स रिसीवेबल जो होता है हमारा डेटर से रिलेटेड होता है, तो बिल्स पेएबल हमारा क्रेडिटर से रिलेटेड होता है। अब देख लेते हैं क्रेडिटर क्या होता है। क्रेडिटर जिसको हमें पैसा देना है, मतलब जो पर्सन है या जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे हमने उधारी पे कुछ खरीदा है और उनको हमें पेमेंट करना है, ठीक है, तो वो हमारे बन जाते हैं क्रेडिटर। जिन्होंने हमें क्रेडिट दी है वो हमारे बन गए क्रेडिटर। तो क्रेडिटर, कुछ क्रेडिटर जो रहते हैं उन्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक बिल बनाते हैं और हमसे साइन ले लेंगे, और हमसे साइन लेने के बाद वो बिल हम उन्हें रिटर्न दे देंगे। तो हमें यहाँ पे उनको बोला, उस प्रोसेस को बोला जाता है, उस जो बिल को बोला जाता है बिल्स पेएबल। तो अगर बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड हो गया, मतलब मैंने मेरे तरफ से बोल दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में इफेक्ट क्या आ जाएगा फाइनल अकाउंट में, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में बिल्स पेएबल आ जाएगा, क्योंकि ये मेरी लाइबिलिटी है, हमारी लाइबिलिटी के हमें पे करना है सामने वाले पर्सन को, तो बिल्स पेएबल को आपको लिख देना है जो आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया होगा, और उसी में से आपको डिसऑनर्ड जो बिल्स पेएबल है वो माइनस कर देना है, क्योंकि आपको बिल्स पेएबल उतने कम देने हैं, बट यस आपको क्रेडिटर्स में उसका सेकेंड इफेक्ट ऐड करना है। तो क्रेडिटर्स आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया होगा, वो आपको लिख देना है लाइबिलिटी साइड में, और उसी में आपको डिसऑनर्ड जो बिल्स पेएबल होंगे वो ऐड कर देना है और टोटल क्रेडिटर्स आउटर कॉलम में शो करना है। तो ये आपके हो गए दो इफेक्ट बिल्स पेएबल के। एडजस्टमेंट नंबर 19 था वो। अब देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 20, डेफर्ड एक्सपेंसेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 5 years। तो ऐसे खर्चे हम लोग ने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा 5 साल का एक ही बार में पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो 5 साल का एक बार में पेमेंट कर दिया और ये एडजस्टमेंट में दिया है, तो ऐसे एडजस्टमेंट का इफेक्ट कहां पे आएगा। तो पहले समझ लेते हैं कि ये 5 साल का खर्चा हम लोग ने एक ही साल में भर दिया, तो हम लोग तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो एक ही साल का करंट ईयर का बनाएंगे, तो करंट ईयर का बनाएंगे तो सिर्फ उसमें करंट ईयर की एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हम लोग कंसिडर करेंगे, बाकी के जो 4 years है वो हमारा हो जाएगा प्रीपेड, ठीक है, तो ये एक टाइप की प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट हो गई। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट इफेक्ट कहां पे आ जाएगा। फर्स्ट इफेक्ट विल कम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू एडवर्टाइजमेंट, ये आपको लिख देना है डेबिट साइड में, और एडवर्टाइजमेंट की जो अमाउंट रहेगी जो आपने 5 साल का खर्चा किया है वो आपको इनर कॉलम में लिख देना है, और उसी में से आपको लेस प्रीपेड करना है 4 साल का, क्योंकि 4 साल तो वो आने वाले साल है, तो इस करंट ईयर में तो हमें दिखाना नहीं है, तो उसमें से हम लोग को एडवर्टाइजमेंट में से हमें प्रीपेड 4 years का लेस कर देना है, और आउटर कॉलम में आपको सिर्फ 1 साल की एडवर्टाइजमेंट की अमाउंट शो करना है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इफेक्ट। देन सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में, यू विल राइट प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 4 years, जो 4 साल का हमने प्रीपेड यहां पे डिडक्ट किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वही सेकेंड इफेक्ट आपका असेट साइड में प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 4 years शो करना है। फिर वो हर साल धीरे धीरे 4 का फिर नेक्स्ट ईयर 3 years हो जाएगा, असेट में आएगा, फिर 2 years आएगा, 1 year, ऐसे करके वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को हम लोग रिटर्न ऑफ करते जाएंगे एवरी ईयर। तो ये हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट। देन एडजस्टमेंट नंबर 12, रेवेन्यू रिसीव्स इंक्लूडेड इन कैपिटल रिसीप्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसी तरह से इसका उल्टा रेवेन्यू रिसीप्ट मतलब जो खर्चे होते हैं हमें शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, जो खर्चे इनकम होती है वो इनकम को हम लोग रेवेन्यू रिसीप्ट बोलते हैं, और कैपिटल रिसीप्ट मतलब लंबे समय के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए जो बेनिफिट देके जाती है इनकम, वो उसको हम लोग कैपिटल रिसीप्ट बोलते हैं। तो चलिए इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। सेल ऑफ गुड्स इंक्लूडेड इन सेल ऑफ फर्नीचर। तो यहां पे हमने माल बेचा है, ठीक है, और वो जो माल बेचा है वो सेल ऑफ फर्नीचर में गलती से इंक्लूड किया गया। तो सेल ऑफ गुड्स ये क्या है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू रिसीव से, क्योंकि हर बार हम लोग माल को बेचते रहते हैं और हमें इनकम मिलती रहती है। बट सेल ऑफ फर्नीचर ये हम लोग साल में या 4-5 साल में एक बार करते हैं, क्योंकि फर्नीचर का तो बिजनेस नहीं है हमारा तो गुड्स का है, हम लोग गुड्स सेल करते हैं और गुड्स से हमें इनकम मिलती है। लेकिन फर्नीचर तो हमें ओल्ड फर्नीचर अगर हम लोग ने बेच दिया है तो वो हमारा रेगुलर नहीं है प्रोसेस, तो सेल ऑफ फर्नीचर हमारा कैपिटल रिसीव्स हो जाता है। तो ऐसी एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट कहां पे आ जाएगा, तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला इफेक्ट आ जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, हम बाय सेल्स लिखेंगे और उसमें हम लोग फर्स्ट इफेक्ट आपका आ जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में, फर्नीचर आपको लिखना है और फर्नीचर में से आपको सेल ऑफ गुड्स लेस कर देना है, ठीक है। सो फर्नीचर जो है
आपका कैपिटल रिसिप्ट है और कैपिटल रिसिप्ट में आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट की अमाउंट इंक्लूडेड है, तो फर्नीचर में से सेल ऑफ गुड्स आप लेस कर देंगे और उसका सेकेंड इफेक्ट आप शो करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यू विल राइट बाय सेल्स और उसी में आपको सेल्स जो आपको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में दिया होगा वो आपको लिख देना है और उसमें ही आपको रॉन्गली रिकॉर्डेड ऐसे करके ऐड कर देना है और आउटर कॉलम में टोटल सेल्स की अमाउंट शो करनी है। तो ये हो गया आपका एडजस्टमेंट नंबर 21। नेक्स्ट देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 22, कमीशन टू पार्टनर्स एज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट स्लैश सेल्स। तो हमने यहां पे कमीशन दे दिया है पार्टनर को, वो भी परसेंटेज एज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट या सेल्स का। तो चलिए इसका देखते हैं। फर्स्ट इफेक्ट कहां पे आ जाएगा, इट विल कम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। यू विल राइट टू कमीशन ए एंड टू कमीशन बी। जो ए पार्टनर को कमीशन मिला है वो लिखेंगे, बी पार्टनर को जो कमीशन मिला है वो लिखेंगे और आउटर कॉलम में इसको शो कर देंगे। ठीक है, सो सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा इसका पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में, बिकॉज ये पार्टनर को कमीशन दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय कमीशन ए के कॉलम में और बाय कमीशन बी के कॉलम में। तो ये हो गया आपका दो इफेक्ट कमीशन टू पार्टनर्स का। इफ इन केस आपको कोई भी डाउट है ये वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर मैंने जो नीचे नंबर दिया है आप उस पर कॉल करके मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।